तो ये मूवी बेस्ड है एक ट्रू स्टोरी पर। मूवी का टाइमलाइन 1800 का दिखाया गया है, जहां हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ह्यूज ग्लास को दिखाया जाता है, जो कि एक शिकारी ग्रुप का मेंबर है। असल में ये ग्रुप जानवरों का शिकार करके उनकी स्किन्स को बेचकर पैसे कमाते हैं। आज भी ह्यूज ग्लास अपनी टीम के साथ जंगल में शिकार पर आया होता है। इस ग्रुप में उसका बेटा भी है। शिकार करने के बाद ये सभी एक जगह खाना खाने रुकते हैं, मगर तभी अचानक इन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। ये सभी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन इन पर अचानक से ही कुछ आदिवासी लोगों का हमला होता है, जो कि बुरी तरह से इन्हें मारने लगते हैं। असल में उनका हमला करने की वजह ये थी कि इन आदिवासी कबीले के जो सरदार हैं, उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था और अब वो हर जगह उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। खैर, इस हमले में यंग के ग्रुप के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं, मगर यंग अपने बेटे को लेकर किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और उनकी नजरों से बचते हुए एक नदी तक पहुँचते हैं। इनके साथ इनके बचे हुए कुछ और भी साथी थे। ये सभी आदिवासियों से बचने के लिए नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, मगर थोड़ा दूर जाकर ग्लास कहता है कि अगर हम ऐसे ही इस रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो पहाड़ियों से वो आदिवासी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए हमें जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सब तो ग्लास की बात से सहमत थे, मगर इनके ग्रुप का एक आदमी जॉन कहता है कि हमें नदी के रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए। मगर तभी इनके ग्रुप के कैप्टन हेनरी को भी ग्लास की बात ही ठीक लगती है, इसीलिए वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। वो सब किनारे पर आते हैं, जहाँ पर कैप्टन कहता है कि सबसे पहले हमें इन चमड़ों को यहीं पर कहीं छुपा देना चाहिए। अगर हम जिंदा बच गए तो हम इन्हें वापस लेने आ जाएंगे, वरना इतने ज्यादा सामान के साथ उनका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद वो सभी उन चमड़ों को दफना देते हैं। फिर कैप्टन उन्हें उस बोट को भी नदी में छोड़ने को कहता है, ताकि आदिवासियों को लगे कि हम नदी के रास्ते यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग इनके साथ जंगल के रास्ते नहीं जाना चाहते थे, तो इसीलिए वो बोट को छोड़ने के हक में नहीं थे और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। जिसके बाद ये लोग उसी बोट में आगे जाने का डिसाइड करते हैं, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद ही इनकी बोट पर आदिवासियों का हमला हो जाता है और वो सभी मारे जाते हैं, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ग्लास की प्रेडिक्शन सही थी। अब बाकी के बचे हुए लोग अपना सफर जंगल में जारी रखते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद ये लोग एक जगह आराम के लिए रुक जाते हैं। जब ये सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो ग्लास शिकार करने के लिए निकल जाता है। उसी जंगल में भालू के दो बच्चे उसे दिखते हैं, जिन पर वो निशाना लगाने वाला था, लेकिन तभी ग्लास को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर इन दोनों बच्चों की माँ होती है, जो कि पलक झपकते ही ग्लास पर हमला कर देती है और ग्लास को बुरी तरह से जकड़ लेती है। वो उस पर काफी वार करती है और ग्लास को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, मगर वो खुद पर काबू रखता है और बिल्कुल बेजान जमीन पर लेट जाता है। वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता, जिससे कि भालू को लगता है कि शायद वो मर गया है और वो उसे वहीं छोड़कर अपने बच्चों के पास जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर ग्लास गलती कर देता है। जब वो देखता है कि भालू उसके निशाने पर है तो वो उसका शिकार करने की कोशिश करता है। वो गोली चलाता है, जो कि उस भालू को लग भी जाती है, मगर वो मरी नहीं थी और वापस से वो ग्लास पर हमला कर देती है। गोली लगने की वजह से भालू और भी ज्यादा गुस्से में थी और वो ग्लास का गला ही चीर देती है। ग्लास बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, मगर गोली लगने की वजह से भालू भी अब बेहोश हो रहा था और इसी चीज का फायदा उठाकर ग्लास अपने चाकू से उस पर वार कर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और वो ग्लास के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे कि ग्लास बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद ग्लास के ग्रुप के लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और ग्लास को ऐसी हालत में देखकर फौरन उसकी तरफ भागते हैं। भालू को उस पर से हटाने के बाद जब वो ग्लास की हालत देखते हैं तो डर जाते हैं, क्योंकि ग्लास बहुत बुरी तरह से जख्मी था। उसके जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर उस भालू ने अपने पंजों से उसे जख्मी न किया हो। उसका खून बहता हुआ देखकर सबसे पहले कैप्टन उसके जख्मों को सीने लगता है ताकि खून रुक जाए। दर्द की वजह से ग्लास फिर से बेहोश हो जाता है। खैर, इसके बाद ये ग्लास को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर थोड़ा दूर जाकर रास्ता काफी ही मुश्किल होने लगता है और ये समझ जाते हैं कि ग्लास को अपने साथ ले जाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए उसके ग्रुप के लोग कैप्टन को कहते हैं कि उन्हें ग्लास को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर ग्लास को अपने साथ ले जाना भी मुश्किल था और अगर वो उसे यहीं पर छोड़ देंगे तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। इसीलिए उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए कैप्टन उस पर गन पॉइंट करता है, मगर तब ग्लास का बेटा आगे आता है और कहता है कि उसके डैड को छोड़ दें। कैप्टन भी उसे मार नहीं पाता और फिर कैप्टन डिसाइड करता है कि वो लोग आगे बढ़ेंगे और कैंप जाकर मदद लाएंगे,
मगर तब तक ग्लास के साथ किसी को यहीं पर रुकना पड़ेगा। कैप्टन कहता है कि जो भी ऐसा करेगा वो उसे $70 देगा। यहाँ पर ग्लास का बेटा और उसका एक दोस्त कहते हैं कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, मगर वो ग्लास के साथ जरूर रुकेंगे। और तब जॉन, जो कि ग्लास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो कहता है कि $70 बहुत कम है, मैं इस काम के लिए $100 लूंगा और यहाँ पर रुकूंगा। और कैप्टन इसके लिए मान जाता है और फिर ये 3 लोग ग्लास के साथ रुकते हैं और बाकी के लोग कैप्टन के साथ चले जाते हैं। अगले दिन जॉन एक जगह पर बैठकर ग्लास के मरने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ग्लास जो कि इतनी बुरी हालत में होता है वो अभी भी गिव अप नहीं कर रहा था। अब इन्हें खाने की बहुत जरूरत थी, तो ग्लास का बेटा ह्यूज और उसका एक दोस्त बीजर शिकार पर निकल जाते हैं और पीछे जॉन ग्लास के पास होता है। वो ग्लास को कहता है कि मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो और अपनी लाइफ से छुटकारा चाहते हो। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें इस तकलीफ से आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें आजाद कर दूंगा और सबको लगेगा कि तुम अपनी मौत मरे हो, बस तुम अपनी पलकें झपकाकर मुझे इशारा दो। यहाँ पर ग्लास बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका गला भालू ने चीर डाला था। वो जॉन की बात हरगिज मानने वाला नहीं था, इसलिए वो काफी टाइम तक अपनी पलकें नहीं झपकाता, लेकिन फिर आखिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जॉन खुश होकर उसका गला दबाने लगता है। मगर तभी ह्यूज वहाँ पर आता है और जॉन को लात मारकर दूर फेंक देता है और वो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है ताकि वो तीसरा आदमी उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर आ सके और उसके बाप को बचा सके। लेकिन जॉन गुस्से में आकर अपना खंजर निकालकर उसे मार देता है। ग्लास दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। जॉन जल्दी से बीजर के आने से पहले ही ह्यूज की लाश को छुपा देता है और जब बीजर आता है तो वो जॉन से कहता है कि ह्यूज कहाँ है। जॉन कहता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं आया। इधर ग्लास बीजर को बताने की कोशिश करता है पर बीजर उसकी बात नहीं समझ पाता। थोड़ी देर के बाद जॉन फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि ग्लास अभी भी मरने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर जॉन यहाँ पर अपनी एक और चाल चलता है। जॉन अगली सुबह बीजर से कहता है कि मैंने 20-25 आदिवासियों को नदी के किनारे देखा है और वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनकर बीजर बहुत ही डर जाता है और वो अपना सामान लेकर यहाँ से भागने की तैयारी करता है, पर वो जॉन से पूछता है कि ह्यूज कहाँ है और वो अभी तक क्यों नहीं आया। इसके जवाब में जॉन उसे कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इन दोनों बाप बेटे को यहीं पर छोड़कर यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद बीजर ग्लास के बारे में कहता है कि उसका क्या होगा, तो जॉन कहता है कि इसके लिए हम गड्ढा खोद कर इसको वहीं पर गाड़ देंगे। बीजर जॉन को ऐसा करने से मना करता है और जॉन ग्लास को जिंदा ही एक गड्ढे में दफना देता है और फिर जॉन और बीजर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत करता है और यहाँ से बाहर निकलता है और रींग कर वो सबसे पहले अपने बेटे की डेड बॉडी के पास जाता है। यहाँ आकर वो बहुत ही रोता है क्योंकि इसको इस बात का पछतावा होता है कि ये अपने बेटे को नहीं बचा सका। काफी देर के बाद ग्लास से डिसाइड करता है कि ये यहाँ से इसी हालत में जंगल से बाहर निकलेगा और जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। इधर बीजर को रास्ते में पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था और उनके पीछे कोई भी आदिवासी नहीं आ रहे थे। इस बात पर ये जॉन से गुस्सा करता है और कहता है कि हमने ग्लास और ह्यूज के साथ अच्छा नहीं किया। इधर ग्लास अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है। वो यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहता था, तो इसीलिए अपने बेटे को यहीं पर छोड़कर वहाँ से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। अब ग्लास का असली इम्तिहान शुरू होता है। ये रेंगता हुआ नदी के किनारे तक पहुँचता है और यहाँ पर आकर ये अपनी बोतल में पानी भरकर पीने लगता है, लेकिन जैसे ही ये पानी पीता है तो सारा पानी इसके गले से बाहर निकल आता है क्योंकि भालू ने इसके गले को चीर दिया था, जिसकी वजह से वो सारा पानी इसके गले से बाहर निकल आता है। इसको लगता है कि अब अगर इसने अपने गले का जख्म नहीं भरा तो ये कुछ भी नहीं खा पाएगा। इसीलिए यहाँ पर इसको एक आइडिया आता है। उसके पास थोड़ा सा बारूद होता है जिससे कि ये आग जलाता है और उस आग को ये अपने गले पर लगाता है, जिससे कि इसके गले की स्किन आपस में चिपक जाती है। लेकिन इसको ऐसा करने में इतना दर्द होता है कि वो दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर होता है। इधर हम देखते हैं कि कैप्टन और बाकी के बचे हुए लोग फोर्ट के पास पहुंच जाते हैं और उस तरफ जॉन और बीजर भी फोर्ट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ पर ग्लास जो कि पहले से ही काफी जख्मी होता है, उसे अपने सामने कुछ आदिवासी नजर आते हैं। वो आदिवासी भी इसे दूर से देख लेते हैं और उस पर हमला करते हैं, लेकिन ग्लास जो कि ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, वो उन आदिवासियों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। नदी का पानी काफी ठंडा होता है, लेकिन ये आदिवासी से बचकर अपनी जान बचा लेता है।
अब अगले दिन जब ग्लास की आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि उसके जख्म पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं और अब वो धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। इसके बाद जब इसको भूख लगती है तो ये एक मछली पकड़ता है और उसे कच्चा ही खाना शुरू कर देता है। फिर रात होती है और ये देखता है कि इससे थोड़ी दूर पर किसी ने आग जलाई है। ये देखकर वो धीरे धीरे उसकी तरफ चल कर जाता है। वहाँ पर आकर इसको पता चलता है कि वहाँ एक आदमी है जो कि आग जलाकर जंगली भैंसों का मांस खा रहा है। वो आदमी ग्लास को देखकर उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्लास बैठ जाता है और उसको इशारों में समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब वो आदमी जिसका नाम विकॉक होता है वो ग्लास की बात समझ जाता है और फिर ये दोनों साथ बैठकर जंगली भैंसों का मांस खाते हैं। जब सुबह होती है तो विकॉक ग्लास के जख्मों को देखकर ग्लास से इसकी वजह पूछता है। फिर ग्लास उसे पूरी बात बताता है कि कैसे भालू ने उस पर अटैक किया और फिर उसके लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर विकॉक भी उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने भी अपनों को खो दिया। फिर ये दोनों यहाँ से घोड़े पर सवार होकर अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। इधर जॉन और बीजर फोर्ट तक आ जाते हैं। जॉन बीजर से कहता है कि हमने जो भी किया उसके बारे में कैप्टन को पता नहीं चलना चाहिए और अगर उनको पता चल गया तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। ये दोनों कैप्टन के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं कि ग्लास मर चुका है जिसे कि हमने जंगल में ही दफना दिया है और उसका बेटा जंगल में कहीं गायब है जिसका हम दोनों को पता नहीं चल सका। कैप्टन इनकी बात सुनकर इनको पैसे दे देता है, लेकिन बीजर पैसे नहीं लेता और वहाँ से उठकर चला जाता है। कैप्टन को ये देखकर जॉन की बातों पर शक होने लगता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। इधर हम देखते हैं कि ग्लास घोड़े पर बेहोशी की हालत में होता है और तभी वहाँ पर बर्फीला तूफान आ जाता है। पीकॉक इस तूफान से बचने के लिए रुक जाता है और तूफान थमने तक वो ग्लास के जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब तूफान कुछ रुकता है तो ग्लास देखता है कि पीकॉक वहाँ पर नहीं है। जब वो उसे आसपास ढूंढता है तो देखता है कि पीकॉक की बॉडी एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई है। ग्लास बिल्कुल समझ नहीं पाता कि उसे किसने मारा है, लेकिन तभी वो देखता है कि इससे काफी दूरी पर फ्रेंच शिकारी होते हैं जिनके पास ही उन आदिवासी सरदार की बेटी होती है। इस सब से ग्लास समझ आता है कि इन लोगों ने ही इस लड़की को किडनैप किया है। वो आदिवासी समझते हैं कि अमेरिकन ने उनकी बेटी को किडनैप किया है। इसके बाद ग्लास यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन ग्लास देखता है कि इन सभी का लीडर उस लड़की का रेप करने के लिए उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा है। ग्लास को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वो चुपके से पीछे से आकर उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। ग्लास उस लड़की को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद घोड़ा लेने के लिए चला जाता है ताकि वो उस लड़की को भी अपने साथ ले जा सके, लेकिन उस लड़की को इस फ्रेंच शिकारी पर बहुत ही गुस्सा आता है। इसीलिए वो ग्लास के आने से पहले ही अपने चाकू से इस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे कि वो आदमी दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर यहाँ जितने भी फ्रेंच शिकारी होते हैं वो इसकी आवाज सुनकर ग्लास का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ग्लास यहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन ग्लास एक जगह पर आराम कर रहा होता है और तभी वो आदिवासी इस पर हमला कर देता है। ग्लास इन सब से बचने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग जाता है। अब आगे जाकर ग्लास देखता है कि रास्ता खत्म हो चुका है और इसके सामने एक खाई होती है, लेकिन ग्लास उसकी परवाह किए बगैर अपने घोड़े समेत उस पर कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका घोड़ा मर जाता है, मगर ग्लास पैरों के जरिए नीचे गिरा था और ये जिस जगह पर गिरा था वहाँ पर बर्फ की एक मोटी तह थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब ग्लास उन आदिवासियों से तो बच जाता है, मगर इसके सामने यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। ये देखता है कि अब यहाँ पर बर्फ का तूफान आने वाला है। जब ये वहाँ से उन आदिवासियों से बचकर भाग रहा था तो भालू की खाल जिसको पहनकर ये सोता था वो वहीं पर रह गई थी। इसीलिए अब ये इस ठंड से बचने के लिए इस घोड़े का सहारा लेता है। ग्लास इस मरे हुए घोड़े के पेट को चीरकर उसमें से सारी आंतों को बाहर निकालकर उस घोड़े के पेट के अंदर ही सो जाता है ताकि ये इस ठंड से खुद को बचा सके। ग्लास पूरी रात इस घोड़े के पेट में सोकर गुजारता है और जब अगले दिन तूफान थम जाता है तो ये यहाँ से बाहर निकलकर अपना आगे का सफर शुरू करता है। इधर फोर्ट में एक फ्रेंच शिकारी कैप्टन से मदद मांगने आता है। वो कैप्टन को बताता है कि हमारे कई साथी बर्फ में दबकर मर चुके हैं और कईयों को भेड़ियों ने मार दिया है। यहाँ पर इसके साथ एक बोतल भी होती है जो कि बीजर ने ग्लास को तब दी थी जब वो उसको जिंदा दफना रहे थे, लेकिन जब ग्लास उस दिन उस फ्रेंच शिकारियों से बचकर भाग रहा होता है तो उसकी ये बोतल वहीं पर रह गई थी जो कि फ्रेंच शिकारी ने अपने साथ रख ली थी। इस बोतल को बीजर पहचान लेता है और वो कहता है कि ये तो
मेरी बॉटल है जो कि मैंने ग्लास को दी थी। यहाँ पर ये सब सोचते हैं कि शायद ह्यूज अभी भी जिंदा है, इसीलिए कैप्टन अपने साथियों के साथ ह्यूज को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन जंगल में इनको ह्यूज नहीं बल्कि ग्लास मिल जाता है। ग्लास को जिंदा देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। कैप्टन ग्लास से पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, जिसके जवाब में कैप्टन उसको पूरी बात बताता है। ग्लास के मुंह से सच सुनने के बाद कैप्टन जॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद जैसे ही कैप्टन जॉन को पकड़ने के लिए फोर्ट में आता है तो वो देखता है कि जॉन उसका सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग चुका है। फिर एक दिन ग्लास से मिलने के लिए कैप्टन आता है तो ग्लास कैप्टन से कहता है कि जॉन अब मेरा शिकार है, उसने मेरे बेटे को मार कर मुझसे मेरी दुनिया ही छीन ली है, इसीलिए अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस काम में कैप्टन भी ग्लास का साथ देता है और अब ये दोनों जॉन को मारने के लिए जंगल में बढ़ते हैं। यहाँ पर आकर कैप्टन ग्लास से कहता है कि जंगल बहुत ही बड़ा है, इसीलिए हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग रास्तों से होकर जॉन को ढूंढते हैं। कैप्टन को थोड़ी ही दूरी पर जॉन नजर आता है। जॉन यहाँ पर कैप्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास कैप्टन की तरफ भागता है, लेकिन तब तक कैप्टन मर चुका था और जॉन भी वहाँ से भाग चुका था। फिर ग्लास कैप्टन की बॉडी को घोड़े पर बिठाकर यहाँ से चला जाता है। आगे जाकर इसको जॉन देख लेता है और दूर से ही इसको गोली मार देता है। लेकिन जब जॉन इसके पास आता है तो वो देखता है कि ये ग्लास नहीं बल्कि ये तो कैप्टन था। दरअसल ग्लास को पहले से ही पता था कि जॉन इस पर छुप कर वार करेगा, इसीलिए जब ये कैप्टन की लाश को घोड़े पर चढ़ा रहा था तो इसने कैप्टन की पीठ पर एक लकड़ी रख दी ताकि उसकी वजह से उसकी कमर सीधी हो और कैप्टन आराम से सीधा होकर घोड़े पर बैठ जाए और ग्लास खुद कैप्टन बनकर पिछले वाले घोड़े पर मरने की एक्टिंग करता है। जैसे ही जॉन पीछे की तरफ देखता है तो ग्लास उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन इससे बचकर यहाँ से भागने में कामयाब रहता है। मगर इस बार ग्लास भी ये मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जॉन के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये दोनों अब नदी के किनारे तक आ जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। जॉन कहता है कि मुझे मारना है तो मार दो, मगर इस तरह से तुम्हारा बेटा भी वापस नहीं आएगा। इसके बाद ग्लास अपने खंजर को जॉन के पेट में घुसा देता है और कहता है कि बदला लेना हमारे हाथ में नहीं, ये तो गॉड की तरफ से होता है। ये कहकर ग्लास जॉन को नदी में धक्का दे देता है। थोड़ी दूर जाकर जैसे ही जॉन उस नदी से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ मौजूद आदिवासी देख लेते हैं और उसको मार देते हैं। अब वो आदिवासी ग्लास की तरफ भी आते हैं, जिससे कि ग्लास को लगता है कि अब ये लोग उसे भी मार देंगे, लेकिन वो लोग इसे नहीं मारते क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी होती है, जिससे कि ग्लास ये समझ जाता है कि शायद इसने इन आदिवासियों को सब बता दिया है कि कैसे ग्लास ने इसको उन फ्रेंच शिकारियों से बचाया था। ये आदिवासी ग्लास को बिना नुकसान पहुंचाए ही वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।